गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रोफेसर एस के तिवारी आज के इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग के 4th यूनिट का टॉपिक अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग अनुदेशन या इंस्ट्रक्शन के अर्थ को, इसके सोपान को और तथा इसके साथ ही साथ पाठ योजना यानी लेसन प्लान का अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, ये सब बातों को आज के इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और सबसे पहले जानते हैं कि अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन क्या होता है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। तो अनुदेशन का सामान्य अर्थ सूचना देना होता है, यानी सामान्य रूप से अगर कोई भी सूचना देना होता है छात्रों को, उसको हम अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन शब्द का वास्तविक रूप हमें कक्षा शिक्षण में मिलता है। कक्षा शिक्षण में अध्यापक विषय को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेशन करते हैं। कहने का मतलब अगर वास्तव में अगर देखें कि अनुदेशन क्या होता है, तो कक्षा शिक्षण में जब शिक्षक जो है विषय वस्तु को छात्र तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे ही हम अनुदेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनुदेशन शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रमी ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम संबंधी जो वार्तालाप होता है, यानी ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है, उसको ही हम अनुदेशन कहते हैं। अनुदेशन की प्रक्रिया में कम से कम वह किसी न किसी प्रकार के वार्तालाप चलता रहता है। यानी अनुदेशन का मतलब है कि जो टू वे कम्युनिकेशन चलता रहे, माने ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहे, जिसका उद्देश्य तर्क देना, प्रमाणों की सभ्यता बताना, व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना इत्यादि आते हैं, जिसमें समय सीमा उपलब्ध साधनों तथा पाठ्यक्रम के ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है ना। इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है तर्क देना होता है, प्रमाणों की सभ्यता बताना होता है, उसका व्याख्या कर एक्सप्लेनेशन करना होता है, निष्कर्ष कंक्लूजन बताना होता है ना। और साथ ही साथ जो उपलब्ध साधन है उसको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है। अब हम जानते हैं कि अनुदेशन के जो कौन कौन से सोपान या चरण हैं। तो देखिए अनुदेशन में प्रयुक्त की जाने वाली किसी भी प्रणाली में कुछ निश्चित सोपान या चरण होते हैं जिनका अनुसरण हमें करना पड़ता है। तो वो चरण हमारे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला ये है आपको कि अनुदेशन के लिए प्रकरण का चयन करना। क्या है सबसे पहला जो चरण है, वो सबसे पहला है कि अनुदेशन के लिए प्रकरण का चयन करना। तो अनुदेशक जिस विषय में अपना अनुदेशन तैयार करना चाहता है उस विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए और उस विषय का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देखिए किसी भी विषय में से संबंधित ज्ञान का यानी इंस्ट्रक्शन हम तभी दे सकते हैं जब हमारी उस विषय विशेष में रुचि हो और उस विषय पर हमारी अच्छी पकड़ हो, जिससे प्रकरण से संबंधित सामग्री का सरलता से व्यवस्था कर सकेगा तथा उसके पाठ्य वस्तु का रूपरेखा ऐसा होना चाहिए कि जिसकी व्यवस्था समुचित ढंग से की जा सके तथा पाठ्य वस्तु का आकार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे अपेक्षित प्रकार का जिस प्रकार का अपेक्षित होना चाहिए जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्य वस्तु का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे जो है मतलब हम क्या करें, अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। दूसरा स्टेप है कि उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी कक्षा शिक्षण में अनुदेशन के लिए शिक्षकों को सर्वप्रथम अनुदेशन के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए, है ना, जिससे शिक्षक को अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही कक्षा में छात्रों को अनुदेशन देना चाहिए यानी दे सके तथा शिक्षक के अनुदेशन का संबंध स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्य से ही होना चाहिए। यानी जब तक कोई हम उद्देश्य नहीं निर्धारित करेंगे तब तक हम इंस्ट्रक्शन कैसे उसके अनुसार चला पाएंगे इंस्ट्रक्शन को, है ना। तो कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन के लिए, अनुदेशन के लिए उद्देश्यों को निश्चित करिए और उस उद्देश्य के निश्चित में दिशा में अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। अगला है कि अनुदेशन के लिए तैयारी। तो अनुदेशन की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि अनुदेशन की तैयारी कैसे की गई है ना।
क्योंकि पूर्व सुनियोजित तैयारी से ही शिक्षक छात्र को एक उचित अनुदेशन प्रदान कर सकता है। देखिए, जब तक हम पहले से उसकी तैयारी नहीं किए रहेंगे, है ना, कि अनुदेशन कैसे देना है, कब देना है, किस प्रकार से देना है, तब तक हम उचित प्रकार से छात्रों को अनुदेशन नहीं दे सकते हैं। इसीलिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि अनुदेशन से पूर्व अपने पाठ्य वस्तु को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन की पूर्व सुनियोजित तैयारी करने के बाद ही अनुदेशन की प्रक्रिया को आरंभ करें। यानी सब कुछ जब क्लियर हो जाए तब अनुदेशन की तैयारी करें और छात्रों को अनुदेशन देने के लिए तैयार हों। अगला है कि अनुदेशन क्रम का निर्धारण करना, यानी उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बाद अनुदेशक जो होता है वो क्या करता है, पाठ वस्तु के स्वरूप को विकसित करता है, जिससे वो अनुदेशन क्रम के निर्माण में, है ना, क्या करता है, प्रयुक्त करता है। और इसके लिए वह पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है। उसके बाद पाठ्य वस्तु को उपभागों में विभाजित करके उपभागों को वह तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है और प्रत्येक उपभाग के तत्वों को तार्किक क्रम से व्यवस्थित करता है तथा पाठ्य वस्तु से संबंधित विभिन्न रचनाओं को प्राप्त करते हुए अपने अनुदेशन का क्रम निर्धारित करता है। कहने का मतलब है कि जब आप अनुदेशन निर्माण किए हैं तो उनके अनुदेशन का जो क्रम है वो भी निर्धारण आपको करना होगा कि कब अनुदेशन में क्या हमें करना है ना। अगर अनुदेशन का सही क्रम जो है निर्धारित नहीं होगा, तर्कपूर्ण ढंग से उसको व्यवस्थित नहीं किया गया होगा, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा नहीं गया होगा और एक एक भाग का वो काम सही क्रम में नहीं कराया गया होगा, तब तक जो है अनुदेशन सक्सेस नहीं हो सकता है। अगला है कि मानदंड परीक्षा या मूल्यांकन परीक्षा का निर्माण, है ना। कहने का मतलब है अनुदेशन के स्पष्टीकरण तथा पाठ्य वस्तु विश्लेषण के अंतिम व्यवहारों के मापन के लिए मापदंड परीक्षा का निर्माण किया जाता है ना। लास्ट में क्या होता है कि उद्देश्यों के स्पष्टीकरण तथा पाठ्य वस्तु के विश्लेषण के लिए, है ना, या उसको कहे कि उन छात्रों के व्यवहार को मापने के लिए मापदंड परीक्षा का निर्माण किया जाता है। इस परीक्षा की सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मानदंड परीक्षा से उद्देश्यों के मापन के लिए प्रश्नों की रचना की जाती है। मानदंड परीक्षा में जिन व्यवहारों को मापने के लिए प्रश्नों की रचना की जाती है उन सभी व्यवहारों को मानदंड व्यवहार कहते हैं, है ना। कहने के बाद जो मानदंड को मापने के लिए जो प्रश्नों की रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं, मानदंड व्यवहार कहते हैं। और अनुदेशन जिन व्यवहारों में परिवर्तन के लिए किया जाता है उसे मुख्य या अंतिम व्यवहार कहा जाता है तथा मानदंड व्यवहारों को अंतिम व्यवहारों का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए, है ना। कहने का मतलब है कि जो भी अनुदेशन में व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है उसे अंतिम रूप में तथा मानदंड व्यवहारों के अंतिम चरण के रूप में उसको प्रतिनिधित्व होना चाहिए, करना चाहिए उसको, अन्यथा अनुदेशन सफल नहीं होगा। अगला है कि अनुदेशन का मूल्यांकन। तो अनुदेशन के इस सोपान में अनुदेशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इस जो चरण में होता है अनुदेशन के जो प्रभावशीलता है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि अनुदेशक द्वारा छात्रों को दिया गया इंस्ट्रक्शन कितना प्रभावकारी का रहा। मूल्यांकन के लिए छात्रों में से कुछ छात्रों का चयन करके मूल्यांकन स्तर पर उन्हें न्यायादर्श के रूप में सम्मिलित किया जाता है। न्यायादर्श आप जानते हैं, इसको सैम्पलिंग कहते हैं। यानी मूल्यांकन के लिए इसके लिए क्या करते हैं, तो मूल्यांकन के लिए छात्रों में से कुछ छात्रों का चयन कर लिया जाता है और चयन करने के बाद फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है ना। उसके बाद अनुदेशक को अपने, है ना, अनुदेशन की संबंधित प्रश्नों के माध्यम से उन्हें अनुदेशन का मूल्यांकन करना होता है। यानी जो छात्रों का हम लोग चयन कर लेते हैं फिर उनके द्वारा उनके लिए कुछ प्रश्नों का हम चयन कर लेते हैं और प्रश्नों के माध्यम से अनुदेशन की सफलता का मूल्यांकन कर लेते हैं, है ना। तो अब दूसरा एक टॉपिक इसमें और है कि आपका लेसन प्लान यानी पाठ योजना। पाठ योजना किसे कहते हैं, लेसन प्लान किसे कहते हैं। तो शिक्षण के लिए योजना बनाना शिक्षक के दैनिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। देखिए, जब भी शिक्षक को कक्षा में शिक्षण करना होता है तो उससे पहले टीचर क्या करता है, शिक्षण योजना बनाता है। और शिक्षण योजना आपने पढ़ा होगा, शिक्षण की योजना में कि जो है 3 जो है क्रियाएं होती हैं, 3 तरह की, है ना। उसमें प्री एक्टिव फेज़, पोस्ट एक्टिव फेज़ और इंटर एक्टिव फेज़, है ना। तो कहने का मतलब जो भी शिक्षक को कक्षा में पढ़ाना होता है उसके लिए वह पहले योजना बनाता है, ठीक ना। और प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के लिए उसके अधिगम उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम विधियाँ, सहायक सामग्री, उपकरण,
अनुप्रयोग तथा मूल्यांकन का विशेष उल्लेख करता है ना। ये सारी चीज़ें वो डिसाइड कर लेता है कि जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उससे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा, उस शिक्षण को हम किस विधियों के द्वारा पढ़ाएंगे, उन विधियों को पढ़ाने के लिए, उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए किन किन सहायक सामग्रियों का या उपकरणों का प्रयोग करेंगे, है ना, और फिर लास्ट में किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। तो पाठ्य योजना एक योग्य शिक्षक के गुण विकसित करने के साथ साथ उसे अध्ययन कार्य में सहायता प्रदान करती है। सामान्यतः प्रत्येक अध्यापक द्वारा जो कुछ पढ़ाना होता है वह अपने विषय या प्रकरण पर लिखित रूप से अपने संज्ञानात्मक स्तर पर एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसे सामान्यतः पाठ्य योजना कहते हैं, है ना। जो भी उनको पढ़ाना होता है कक्षा में, उसके लिए जो एक योजना बनाते हैं उसी को हम जो है सामान्य रूप में पाठ्य योजना कहते हैं। इस पाठ्य योजना के निर्माण में अध्यापक ज्ञान का पूर्ण प्रयोग करता है और उसी के अनुसार अपनी पाठ्य योजना को तैयार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वास्तव में पाठ्य योजना वह है जो इस बात का विवरण देती है कि शिक्षक को क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है तथा उन्हें किन किन साधनों के द्वारा कक्षा के कालांशों के अंदर किन किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इसकी परिभाषाओं पर विचार कर लेते हैं कि पाठ्य योजना किसे कहते हैं, है ना। तो वही वाशिंग के अनुसार कि पाठ्य योजना से प्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब पाठ्य योजना एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होता है और निश्चित उपलब्धियों को भी प्राप्त करने का एक क्या होता है, एक व्यवस्था होता है ना। यानी एक निश्चित समय द्वारा क्रिया के परिणाम का क्या स्वरूप रहा, कैसा रहा, इसको ही हम लेसन प्लान यानी क्या कहते हैं, ये पाठ्य योजना कहते हैं। वीनिंग के अनुसार पाठ्य योजनाओं का निर्माण उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। यानी इन्होंने कहा कि पाठ्य योजना में जो है क्या होता है, उद्देश्यों को परिभाषित करना होता है ना, पाठ्य वस्तु का चयन करना होता है, उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना होता है तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना होता है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पाठ्य योजना की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो सबसे पहला है शिक्षक में आत्मविश्वास अर्जित करने के लिए। देखिए, शिक्षक जो भी कक्षा में शिक्षण करेगा उसके लिए वह जब तक योजना नहीं बनाएगा तब तक उसको पढ़ाने में आत्मविश्वास नहीं आएगा, और जब तक उसके अंदर विषय वस्तु को से संबंधित उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वह कक्षा शिक्षण को सही प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों को नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, और जहाँ आत्मविश्वास की कमी होती है वह काम सही से नहीं होता है। तो आत्मविश्वास को अर्जित करने के लिए पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, देखिए जब भी हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो पाठ्य योजना बनाते समय उद्देश्यों को हम निश्चित करते हैं कि किस पाठ के माध्यम से हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, है ना। तो जो पाठ्य उद्देश्य के जो पाठों के जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए हमें पाठ्य योजना की आवश्यकता पड़ती है। अगला है कि विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करने के लिए हमें क्या विषय वस्तु पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इस सब की तैयारी भी कर लेने से हम कक्षा में छात्रों को सही प्रकार से विषय वस्तु का ज्ञान दे पाते हैं। अगला है कि उचित शिक्षण क्रियाओं को लाने के लिए, है ना, यानी उचित शिक्षण क्रियाओं को, यानी जब टीचर शिक्षण के लिए पूर्व तैयारी करता है तो वह देखता है कि शिक्षण के दौरान हमें किन किन क्रियाओं को करना है, शिक्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना है ना। तो यह सारा चीज़ वह पूर्व अपने तैयारी करके तब शिक्षण को करता है तो वह शिक्षण अच्छे ढंग से कर पाता है। अगला है कि पाठ्यक्रम एवं समय विभाजन के लिए, कहने का मतलब कि पाठ्यक्रम है तो उसके लिए कितना समय हमको देना है, कितना बड़ा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का स्वरूप कितना है, उसके लिए हमें समय का वितरण करना होगा कि कब कितने समय में हमको किस पाठ योजना को कंप्लीट करना है, पाठ के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कि अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो समय निकल जाएगा और हम उद्देश्यों को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है कि शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए,
देखिए, जब तक हम किसी योजना से किसी विषय वस्तु पर काम नहीं करेंगे, शिक्षण पर काम नहीं करेंगे, तो वह रुचिकर भी नहीं होगा। अगला है कि पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों में क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का विकास होगा। देखिए, जब पाठ्य योजना होता है तो जब शिक्षक जो है जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाना होता है, विषय वस्तु पढ़ाना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना एक पाठ्य योजना बनाता है, फिर शिक्षण कार्य करता है, फिर पाठ्य योजना बनाता है। इस तरह से कार्य करने की एक आदत का भी विकास उसके अंदर हो जाता है। अगला है कि विषय सामग्री का उचित संगठन करने के लिए, देखिए, अगर किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें सही प्रकार से छात्रों को देना होगा तो विषय वस्तु को सही ढंग से संगठित करना होगा। यानी संगठित जब तक हम नहीं करेंगे तो सही प्रकार से ज्ञान उनको हम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि पाठ्य योजना के लाभ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है पाठ्य योजना का, कि पाठ्य योजना शिक्षक को संगठित एवं व्यवस्थित रूप से सोचने के लिए उत्तेजित करती है। यानी पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक जो है ज्ञान को संगठित करता है, सुव्यवस्थित करता है और फिर शिक्षण कार्य करता है। अगला है कि पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को भलीभांति समझ लेता है। कहने का मतलब, जब तक वो पाठ्य योजना नहीं बनाएगा तब तक उसको ये ज्ञान नहीं हो पाएगा कि किस पाठ के कौन कौन से उद्देश्य हैं और किस उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अगला है कि पाठ्य योजना छात्रों में विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होती है। पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं किसी विषय वस्तु के लिए, तो फिर उसमें हम ये प्रयास करते हैं कि उस पाठ्य योजना में छात्रों की रुचि कैसे बनी रहेगी, तो रुचि को बढ़ाने में भी पाठ्य योजना हमारी मदद करती है। अगला है कि पाठ्य योजना से नए पाठ का पूर्व पाठ के साथ उचित संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो हम यह जो नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं और जो पूर्व के पाठ में पढ़ाते हैं, उससे नए पाठकों के संबंधों को स्थापित करते हैं, बताते हैं कि उस पाठ में हमने क्या था, उस पाठ में शिक्षण के किन उद्देश्यों को हमने प्राप्त किया, इस पाठ के द्वारा हम शिक्षण के किन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इस तरह से नए और पुराने पाठों के संबंधों को स्थापित करते हैं। अगला है कि पाठ्य योजना शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है ना। क्या करता है कि उसे क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से शिक्षण करना है, ये सारी जानकारी उसको मिल जाती है। फिर अगला है कि यह शिक्षक की सहायक सामग्रियों के विषय में सोचने और उसके उपयोग के लिए विकास करती है। देखिए, डायरेक्ट अगर कक्षा में आप शिक्षण करने चले जाते हैं बिना पाठ्य योजना के, तो फिर उस समय आवश्यकता पड़ने पर किन पाठ्य सहायक सामग्रियों का हम प्रयोग करें, ये हमको आनन फानन में समझ में नहीं आता है। तो जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उस समय ये हम तय कर लेते हैं कि जब हम इस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे तो उस समय किन किन सहायक सामग्रियों का हम उपयोग करेंगे, जिससे शिक्षण हमारा रुचिकर हो पाएगा। अगला है कि पाठ्य योजना शिक्षक को उत्तम शिक्षण विधि चुनने में सहायता करती है। सही बात है कि जब हम पहले से यह निर्धारित कर लेंगे कि किस टॉपिक को, किस विषय को किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाएंगे, तो वह ज़्यादा बेहतर तरीके से हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अगला है कि पाठ्य योजना शिक्षक में विषय वस्तु, है ना, के प्रति निश्चितता तथा नियमितता लाती है ना। यानी सही बात है कि जो भी पाठ्य वस्तु है उसके प्रति जो है शिक्षक के प्रति निश्चितता तथा नियमितता हो जाती है। वो समझ में आ जाता है कि हमको क्या पढ़ाना है, नियमित रूप से वो निश्चिंत होकर के अपने विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अगला है कि पाठ्य योजना शिक्षक को अगले पाठ में सुधार के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक पाठ का हमने शिक्षण किया और बाई दफ़े उसमें कुछ कमियां रह गई, तो जब हम अगला पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें यदि इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो कमियां हमें पहले पाठ्य योजना में मिली वो अगले पाठ्य योजना में न हो, कहने का मतलब उसमें सुधार करते हैं हम, है ना, मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तम पाठ्य योजना की विशेषता क्या क्या होती है और क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि पाठ्य योजना एक समय विशेष में शिक्षणीय ज्ञान का प्रारूप सावधानी के साथ बनाती है। सही बात है, समय विशेष में एक समय का जो है हम निर्धारण कर लेते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, है ना। तो एक जो पाठ्य योजना होना चाहिए उसमें समय का ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि कितने समय में हम किस शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, किस टॉपिक पर हमको कितना समय देना है, इत्यादि वगैरह। दूसरा कि पाठ्य योजना इस बात की सूचक होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। पाठ्य योजना में तो यही निर्धारित किया ही जाता है कि हमको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो अगला है कि पाठ्य योजना में लचीलापन अवश्य होना चाहिए, जिससे कि नई परिस्थितियों में भली भांति क्रियान्वित किया जा सके। पाठ्य योजना लचीलापन होना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें जहाँ हम संशोधन करना चाहें उसमें कर सकें। अगला है कि पाठ्य योजना मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, है ना।
साइकोलॉजिकल होना चाहिए ताकि बच्चों पर उस पर सही इम्पैक्ट पड़े, उसका सही प्रभाव पड़े। अगला है कि पाठ्य योजना छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जब भी पाठ्य योजना शिक्षक बनाता है तो वह यह ध्यान रखता है कि पाठ्य योजना जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अगला है कि पाठ्य योजना विद्यार्थियों को विषय वस्तु के प्रति सक्रिय करे। मैंने पाठ्य योजना इस प्रकार से शिक्षक को बनानी चाहिए कि छात्रों को उसमें सक्रिय रख सके। पाठ्य योजना की कमियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें शिक्षक अपने आप को स्वतंत्र नहीं पाता है ना। पाठ्य योजना जो होता है उसमें शिक्षक जो है स्वतंत्र रूप अपने को महसूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो पाठ्य योजना बनाया रहता है उसी के अनुसार उसके कार्यों को करना होता है। दूसरा है कि पाठ्य योजना में कभी कभी साधारण वस्तुएं भी कठिन हो जाती हैं और शिक्षण प्रक्रिया भी कठिन हो जाती है ना। तो पाठ्य योजना में क्या होता है, कभी कभी साधारण सी लगने वाली वस्तुएं भी जो है वो कठिन लगने लगती हैं और शिक्षण प्रक्रिया कठिन हो जाता है। अगला है कि पाठ्य योजना में समय अधिक लगता है। देखिए, इस पाठ्य योजना के द्वारा जब हम कक्षा में शिक्षण करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उस पढ़ाने के लिए पहले हम योजना बनाएंगे, योजना बना करके फिर शिक्षण करेंगे, तो उसमें समय अधिक लगता है। चौथा है कि पाठ्य योजना में छात्रों की योग्यता, रुचि, आवश्यकता एवं क्षमताओं का पूर्ण ध्यान नहीं रखा जाता है। देखिए, शिक्षक जो भी पाठ्य योजना पढ़ाता है, बनाता है, उसमें ये ध्यान नहीं रखता है कि हमारे कक्षा में किस किस प्रकार के छात्र हैं और किस प्रकार के छात्रों के लिए किस प्रकार की जो है हमें पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए, है ना। एक सामान्य सा पाठ्य वस्तु का चयन करता है। पांचवा है कि पाठ्य योजना में शिक्षक के ज्ञान का शोषण होता है। पाठ्य योजना में शिक्षण के ज्ञान का शोषण कैसे होता है भाई? कि जो भी तैयारी किया है वो उसी के अनुसार से वह करता है, शिक्षण कार्य करता है और शिक्षण कार्य के द्वारा ही वह छात्रों के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस तरह शिक्षक का शोषण ये होता है कि विधिवत उसको कार्य करना होता है और करने के बाद जो है उसको फिर चीज़ों को नए रूप में रखना होता है। तो आज जो आप लोगों ने अनुदेशन और लेसन प्लान के बारे में जाना, आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को अनुदेशन का अर्थ, अनुदेशन के जो चरण हैं, है ना, सोपान, उसको, और फिर पाठ्य योजना क्या है, पाठ्य योजना का अर्थ परिभाषा क्या है, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, एक उत्तम पाठ्य योजना की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसकी क्या कमियाँ होनी चाहिए, आज आप समझ पाए होंगे। तो फिर नेक्स्ट जो भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊँगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।